दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास का पहला भाग, जिसमें हम भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाबों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड तथा नेट जेआरएफ इतिहास के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग एक। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। ऑप्शन है फ्रांसिस जेवियर, रॉबर्ट दी नोबिली, वास्को डी गामा और संत थॉमस। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन वास्को डी गामा का है। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट यानी भारत आया था और वहाँ के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। उसने कहा कि हम ईसाइयों व मसाले लेने भारत आए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, कलकत्ता की स्थापना जाब चारनाक ने की थी। दोस्तों कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती जो कि कलकत्ता था उसको चुना और इस तरह 1690 में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के बाद कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे? ऑप्शन देखिए, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फिर फ्रांसीसी। तो सही उत्तर है दोस्तों डच। दोस्तों 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान या आदेश पत्र हासिल करने के बाद डच जो है ये मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था और डच भारत से मसाला और वस्त्र व्यापार करते थे, लेकिन इनके पास संसाधन कम थे। इस कारण अन्य यूरोपियों की तरह इनका प्रसार नहीं हो सका और वांडी वाश के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके व्यापार से वंचित कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कालीकट, दोस्तों कालीकट सन 1500 ईस्वी, कन्नाकोर ये 1502 ईस्वी, इसके अलावा धाबोल जो है ये 1522 ईस्वी और पोनानी 1526 ईस्वी। तो याद रखिएगा भारत में जो पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थान हैं उनका सही सुमेलन इस प्रकार से है और ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए भारत आए थे? तो सही उत्तर है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो सही उत्तर है पी डी, ये जो है ई और एफ। देखिए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो देखिए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये यूरोपियों का भारत आने का क्रम है। दोस्तों भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम जो है वो है सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद डेन आए, फिर फ्रांसीसी। लेकिन इनकी कंपनियों की जो स्थापना हुई थी इनका वर्ष देखिए, एस्तादो द इंडिया ये जो पुर्तगाली कंपनी थी इसकी स्थापना 1498 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में स्थापित हुई 31 दिसंबर को, और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और कंपनी देस इंडसे ओरिएंटेस ये 1664 में स्थापित हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में यूरोपीय लोगों के व्यापार करने के लिए आने का जो क्रम था वो था जो है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? तो सही उत्तर है दोस्तों कालीकट। दोस्तों वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुँचा और यहाँ पहुँचकर उसने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी।
कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों और भारत के बीच व्यापार के क्षेत्र में नए युग का प्रारंभ हुआ। दोस्तों, वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। तो इसके अलावा देखिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में वायसराय आया। उसने 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था और पुर्तगालियों ने गोवा को अपने सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अगला प्रश्न है किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था? तो ये थे दोस्तों पुर्तगाली। अगला प्रश्न है किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया? तो दोस्तों ये पुर्तगाली लोग थे जिन्होंने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया था। अगला प्रश्न है पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ कब हुआ था? तो सही उत्तर है 1498 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो सही उत्तर है दोस्तों 20 मई 1498 को जो है ये वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। तो यहाँ पर देखिए 20 मई का कोई डेट नहीं है, ये याद रखिएगा 20 मई 1498 में वास्को डी गामा है दोस्तों ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो इस प्रश्न में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, याद रखिएगा 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान, तो भारत में आने वाले या सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय लोग कौन थे? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम आने वाले या व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे और प्रथम पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? तो सही उत्तर है देखिए अब्दुल मजीद, और वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के साथ ही जो है उसके जहाज़ का अनुसरण करते हुए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार स्थापित किया? तो आप जानते हैं कि ये था दोस्तों पुर्तगाल। तो याद रखिएगा सबसे पहले भारत में जो विदेशी संबंध स्थापित हुआ व्यापारिक वो पुर्तगालियों से था। अगला प्रश्न है भारत के लिए या व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में से सर्वप्रथम कौन थे? तो आप जानते हैं पुर्तगाली। और अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो सही उत्तर है भूभाग नहीं व्यापार। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी इसका प्रारंभिक नारा भूभाग नहीं व्यापार था और 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया था और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई द्वीप का 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य केवल और केवल व्यापार करना था। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? तो सही उत्तर है जॉन कंपनी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम क्या था? तो देखिए द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था, जबकि इसका लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था। अगला प्रश्न है देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों 1764 में। दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया और बक्सर के युद्ध में याद रखिएगा कि अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और इस युद्ध के परिणाम से प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी और भारत में बक्सर के युद्ध के बाद चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था और दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया।
दोस्तों P.E. रॉबर्ट्स एक जो है इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि बक्सर के युद्ध के बारे में उनका कहना है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। दोस्तों ये कहा जाए तो कहा जाता है कि प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है और बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। अगला प्रश्न है पांडिचेरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है पांडिचेरी मार्टिन के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने 1673 में वलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है और फ्रैंको मार्टिन 1674 में इस बस्ती का प्रमुख हुआ था। तो याद रखिएगा पांडिचेरी मार्टिन के द्वारा स्थापित किया गया था। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई थी और इसके अलावा किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली थी? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए ये है फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन ने फ्रांस जो है पांडिचेरी की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है चंद्रनगर एक क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, चंद्रनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी और चंद्रनगर हुगली जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1673 में इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया और इस शहर पर 1757 और 1794 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 1815 में इस पर दोबारा फ्रांस का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। देखिए भारत में पुर्तगाली व्यापार ये 1498 में शुरू हुआ था, आप जानते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित की गई थी। दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रारंभ हुआ था और डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन किया था। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 3, 4 और 2 ये जो है ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान का सही कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? तो सही उत्तर है दोस्तों 1813 में। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन उसका चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना था। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था। तो याद रखिएगा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार था। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों उसको भारत का गवर्नर जनरल जो है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा बनाया गया था। और अगला प्रश्न देखते हैं, ये है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सही उत्तर है मद्रास में। दोस्तों 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर मिला। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बना और मद्रास अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। 1658 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां सेंट फोर्ट जॉर्ज से अधीन आ गई थीं और बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा किए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार मिला और मुगल बादशाह औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 में हुगली में हुई थी। अगला प्रश्न है उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो सही उत्तर है फ्रांसिस डे। दोस्तों फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से जो है मद्रास पट्टे पर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने के लिए जहांगीर को प्रभावित किया था? तो सही उत्तर है अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार।
दोस्तों कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने 1611 में पुर्तगालियों के नौसैनिक बेड़े को स्वाली में पराजित किया था और इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 में फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की जो है अनुमति दे दी थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। लेकिन देखिए, ये जहांगीर के शासनकाल में था। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। लेकिन 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था ये सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, लेकिन सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। दोस्तों अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो अंग्रेजों ने भारत में पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ये सूरत में था और यही प्रश्न कई बार पूछा है, तो इसलिए आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उस परमिट को क्या कहा गया जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव के उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? तो सही उत्तर है दस्तक। दोस्तों दस्तक जो है ये कर मुक्त व्यापार करने का परमिट या पारपत्र था। 1717 में मुगल बादशाह सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। दोस्तों कार्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया और एक महत्वपूर्ण घटना बंगाल की है, ब्लैक होल की घटना, जो 20 जून 1756 को हुई थी। इसके अलावा दोस्तों फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान को ओर्म ने कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? तो सही उत्तर है अल्वारेज काब्राल। दोस्तों प्रथम पुर्तगाली अभियान का नेता वास्को डी गामा था, जबकि 1500 में द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता अल्वारेज काब्राल था। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था और नीनो डी कुन्हा ने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। केवल गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? ऑप्शन है आपके अहमदनगर, बेरार, बीजापुर या गोतीकोंडा। तो सही उत्तर है भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है और इसने गोवा कब्जा बीजापुर से किया था। दोस्तों 1510 ईस्वी में ये बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र पर या समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगाती थी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने को प्रोत्साहित किया था। तो याद रखिएगा, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया? बीजापुर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान या गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों 1632 ईस्वी में। दोस्तों 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक फरमान द्वारा गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसके बदले में ब्रिटिश कंपनी को 500 पैगोडा वार्षिक कर देना था। यह फरमान अत्यंत लाभकारी होने के कारण इसे सुनहला फरमान कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में
कौन सा कारण सही नहीं है आपको बताना है। स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेजी और डच नौसैनिक शक्ति का उदय और औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। दोस्तों, भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार, मुगल सत्ता की स्थापना और अंग्रेजी की डच नौसैनिक शक्ति के उदय ये कारण सही हैं, लेकिन औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति जो है ये पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में उत्तरदायी नहीं है। तो इसलिए औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति ये भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध हुए थे किनके बीच? तो सही उत्तर है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। दोस्तों, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ ए ला सापल की संधि 1748 में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। दोस्तों, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था उसका विस्तार मात्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है? ये घटनाएं हैं, देखिए इसमें इन घटनाओं में बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध है। इसमें आपको बताना है कि कालक्रम के अनुसार कौन सी घटनाएं सही हैं। तो प्लासी का युद्ध, दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, आप जानते हैं। इसके अलावा वांडीवास का युद्ध ये 1760 में हुआ था और जो बक्सर का युद्ध है दोस्तों ये 1764 में हुआ था। तो याद करिए प्लासी, वांडीवास और बक्सर। तो प्लासी, वांडीवास और बक्सर, ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। वांडीवास में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ और फ्रांसीसी पराजित हुए थे। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी? तो उत्तर है दोस्तों ये वर्ष था 1760 ईस्वी। तो याद रखिए 1760 में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने जो है युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, मार्च 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों डच संयुक्त कंपनी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हॉलैंड एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बना था जिसकी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो, इसलिए इस कंपनी के संगठन में अनेक लघु कंपनियों की रचना और नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है, इसका संघीय रूप स्पष्ट नजर आता है। अगला प्रश्न है, बम्बई दहेज में किसे मिला था? तो सही उत्तर है बम्बई दहेज में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय या ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को मिला था और ये फ्रांसीसियों से मिला था। दोस्तों 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार में मिला था। अगला प्रश्न है, बम्बई पुर्तगालियों से 1661 में दहेज में किसे मिला? तो सही उत्तर है दोस्तों कि बम्बई पुर्तगालियों से 1661 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? तो ये बम्बई का जो द्वीप था। अगला प्रश्न है, 1665 ईस्वी में किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया? तो सही उत्तर है दोस्तों गेराल्ड आंगियार। दोस्तों गेराल्ड आंगियार ने 1665 में बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया था और आंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिएगा मुंबई का संस्थापक गेराल्ड आंगियार को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 में भारत की ओर किसे भेजा था? तो सही उत्तर है पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 में दोस्तों
जेपी दी केविलाहामो को भारत भेजा था। जेपी दी केविलाहामो, याद रखिएगा। केविलाहामो अदन लाल सागर होते हुए कालीकट पहुंचा और पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके हुगली, मसूलीपट्टनम, कराईकल या बालासोर। तो सही उत्तर है दोस्तों हुगली। देखिए, भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र बंगाल के हुगली में नहीं था, बल्कि मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, कासिम बाजार, बालासोर और पटना नेगाट्टम और कराईकल में जो था ये डच वाणिज्यिक केंद्र थे। अगला प्रश्न है, डच ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? तो सही उत्तर है पुलिकट में। दोस्तों, डच जो है नीदरलैंड या हॉलैंड के मूल निवासी थे और पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए थे। 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया और डचों ने यहीं पर स्वर्ण सिक्के पैगोडा चलाए थे। दोस्तों, याद रखिएगा कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की स्थापना 1639 में वहाँ एक छोटा सा गांव खरीदकर की गई थी। तो यहाँ पर देखिए 1640 दिया गया है, जो कि सही मेल नहीं खाता है। इसके अलावा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास पर कब्जा 1746 में किया गया था, ये सही है। और अंग्रेजों की बहाली, अंग्रेजों ने मद्रास को पुनः 1748 में जीता था, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 आपके सही नहीं है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं सही है। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की खरीद 1639 में की गई थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों के लिए मद्रास की बहाली 1750 में नहीं बल्कि 1748 में हुई थी। तो इसमें ऑप्शन में वो विकल्प नहीं है। 1 और 3 ये 2 सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय मराठा युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया दूसरा मराठा युद्ध पेशवाओं की ओर से था, जिसे पेशवाओं के अधिकार विनियोग के खिलाफ उसे मराठाओं के विरोध को शांत कराने के लिए माना जाता था। दूसरा है कि इस दूसरे मराठा युद्ध की सफलता के फलस्वरूप महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हुआ। और तीसरा, गंगा यमुना दोआब में ब्रिटिश अधिग्रहणों को कायम रखा गया, लेकिन इन्हें मध्य भारत और राजस्थान से हटा दिया गया। तो इसमें आपको बताना है कौन सही है। तो सही उत्तर है केवल 1, ऑप्शन 1 सही है। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया दूसरा मराठा युद्ध पेशवाओं की ओर से था, जिसे पेशवाओं के अधिकार विनियोग के खिलाफ मराठाओं के विरोध को शांत करने के लिए माना जाता था। दूसरा और तीसरा जो वक्तव्य है ये सही नहीं है। अब आइए देखते हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? ऑप्शन है वाटसन, बसी, ड्रेक या फिर कूट। तो सही उत्तर है वाटसन को। 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम को घेर लिया गया और 5 दिन के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर राजर ड्रेक और अन्य प्रमुख नागरिक पृष्ठ द्वार से भाग निकले। नवाब कलकत्ता को मानिकचंद के हाथ देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया और ज्यों ही कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा, वहां के अधिकारियों ने एक सेना जो उसने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध के लिए गठित की थी, कलकत्ता पर अधिकार के लिए भेज दी। कलकत्ता पर पुनः अधिकार के लिए वाटसन को समुद्र के रास्ते भेजा गया था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? तो सही उत्तर है ड्रेक। दोस्तों, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर रोजर ड्रेक था। अंग्रेजों को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की आशंका थी, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी की थी और उसके परकोटे पर तोपें चढ़ा दी। अंग्रेजों ने घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया और बंगाल के भगोड़ों को शरण दी।
जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को इन जघन्य कार्यों से रोका तो उन्होंने टाल मटोल की। 1756 में फोर्ट विलियम घेर लिया और 5 दिन के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर रॉजर ड्रेक और अन्य प्रमुख नागरिक पीछे से भाग गए और नवाब कलकत्ता को मानिक चंद के हाथ में देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया था। अगला प्रश्न है, यही प्रश्न कई बार पूछा है तो याद रखिएगा, रोजर ड्रेक सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण के समय वहां का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली वह था उड़ीसा का शासक कौन? तो सही उत्तर है, दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली वो उड़ीसा का शासक कृष्णराज था। दोस्तों, उड़ीसा का राजा कृष्णराज था और 18वीं सदी में उड़ीसा पर मराठा प्रशासन आरंभ हो गया था, जिसमें रघुजी भोसले प्रथम मुख्य था। मराठों का शासन 1803 तक चला, फिर उसे अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया और यहाँ के प्रशासनिक कुव्यवस्था से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है आपका? तो यहाँ पर देखिए, इलाहाबाद की संधि 1762 में नहीं बल्कि 1765 में हुई थी। याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि दोस्तों 1765 में हुई थी, जबकि प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में और क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल मई 1965 से फरवरी 1764 था। तो याद रखिए, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 में हुई थी। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। क्लाइव भारत के गवर्नर जनरल पर 1757 से 1760 और दूसरी बार 1765 से 1767 तक रहा और 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। दोस्तों, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी। तो ये जो है 20 जून 1700 ब्लैक होल की घटना दोस्तों 20 जून 1765 को हुई थी। इसके अलावा देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को और देवगांव की संधि दोस्तों 17 दिसंबर 1803 को हुई थी। देवगांव की संधि 1803 को हुई थी और ये 1818 में नहीं। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी आपका। अगला प्रश्न है, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसने मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था, जिसे मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया और मुर्शीद कुली खां ने 1704 में बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल सम्राट, देखिए मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है ओरम। दोस्तों, सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी किए गए फरमान को ओरम, जिसका कि नाम रॉबर्ट ओरम था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को वही शाही फरमान जारी किया जिसने उसे 3000 रुपये वार्षिक भुगतान के बदले शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो सही उत्तर है फर्रुखसियर द्वारा। ये फरमान मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना के पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती कौन थी? तो सही उत्तर है हुगली। दोस्तों, कलकत्ता की स्थापना के पूर्व हुगली बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी और ब्रिजमैन के अधीन 1651 में एक कोठी हुगली में खोली गई। शोरा, रेशम और चीनी का व्यापार आरंभ किया गया और ये बंगाल की प्रमुख निर्यात की वस्तुएं थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे थे?
तो सही उत्तर है बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। दोस्तों 1760 में एक संधि हुई थी मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, जिसके आधार पर मीर कासिम को कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिले सौंपने पड़े थे। दोस्तों सितंबर 1760 की संधि के अनुसार मीर कासिम ने सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी को आधा भाग और कंपनी को दक्षिण में अभियानों के लिए 5 लाख रुपया देना स्वीकार किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया और मीर कासिम ने एक कर खिजरीनामा, जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता रहा, उसे भी प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? तो सही उत्तर है नजमुद्दौला। दोस्तों 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव ने हस्ताक्षर किए थे। तो सही उत्तर है अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। दोस्तों गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखरीन में लिखा है कि इलाहाबाद की संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी और इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? तो सही उत्तर है 1690 में। दोस्तों जाब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना 1690 में की थी। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? तो ये शासन मोहम्मद शाह का था। दोस्तों अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के दुर्रानी वंश का था और प्रारंभ में इसने नादिर शाह के अधीन काम किया था। अपने स्वतंत्र शासन के दौरान उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। भारत पर सर्वप्रथम मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। तो याद करिए, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वो कौन था? तो सही उत्तर है वाटसन। दोस्तों नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र का अमीचंद्र द्वारा भंडाफोड़ करने की बात पर क्लाइव ने अमीचंद से समझौता कर लिया। समझौते के 2 प्रारूप तैयार किए गए, सफ़ेद कागज असली प्रारूप और लाल कागज नकली प्रारूप। अमीचंद के मांगों का उल्लेख केवल लाल कागज पर था और वाटसन ने केवल सफ़ेद कागज पर हस्ताक्षर किया था। लाल प्रारूप पर क्लाइव ने वाटसन के नकली हस्ताक्षर बना दिए और उसे अमीचंद को दे दिया था। दोस्तों नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में नवाब का सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ़, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ शामिल थे। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीना था। क्लाइव ने दावा किया कि चंद्रनगर की क्षति फ्रांसीसियों के लिए इतनी भयंकर सिद्ध हुई कि जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो याद रखिए, क्लाइव ने वाटसन के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो सही उत्तर है बंगाल में ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता में घटी थी और इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। दोस्तों तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखरीन में ब्लैक होल की घटना का कोई जिक्र नहीं किया है और अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। अलीनगर सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता को दिया गया नया नाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल कोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित थी? तो सही उत्तर है अंग्रेज। दोस्तों देखिए, ये कुल मिलाकर ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी और इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ये अली वर्दी खां का दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र था, जिसको कि नाती कहा जाता है। हालवेल के अनुसार नवाब ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे और ये घटना इतिहास में ब्लैक होल या काल कोठरी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक होल घटना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 20 जून 1756 को। याद रखिएगा, 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना हुई थी और ब्लैक होल घटना के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों 2 जनवरी 1757 को। अलीनगर की संधि के अनुसार नवाब ने अंग्रेजों को ये अधिकार दिया था कि उन्हें सम्राट फर्रुखसियर के फरमान द्वारा मिला हुआ था। इसके अलावा अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। दोस्तों, मुर्शिद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो सही उत्तर है अलीवर्दी खां। अगला प्रश्न है, 1757 के फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली थी? तो सही उत्तर है 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया। दोस्तों, 1717 के फरमान में 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार की सुविधा थी। कोई अतिरिक्त चुंगी देने की आवश्यकता नहीं थी और कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त जमीन लेने की अनुमति मिल गई। ये सारी सुविधाएं तो मिली थी, लेकिन 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र देने का आश्वासन इस सुविधा में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है कि राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? तो सही उत्तर है दोस्तों हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ था? तो याद करिएगा 1717 यानी 1717 में बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो सही उत्तर है मीर जाफर को। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 को हुआ और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अंग्रेजों ने सहयोग करने के लिए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था और इस उपलक्ष्य में उसने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के बदले 24 परगने की जमींदारी से पुरस्कृत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो आप जानते हैं सिराजुद्दौला को। दोस्तों, मीर जाफर, सिराजुद्दौला की हार के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम ने नवाब बनने के एवज में कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी दी और सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा प्रदान किया और इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी। और इसके अलावा देखिए 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध में नवाब की संयुक्त सेना को पराजित किया था। दोस्तों, बक्सर के युद्ध में विजय के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव से पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी दुगुना भत्ता दिया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों मीर जाफर द्वारा। प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेजों की विजय हुई तो 29 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने 24 परगने की जमींदारी कंपनी को दे दिया था। दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। मीर जाफर ने अंग्रेजों को इतने अधिक धन दिए कि उसे अपने महल में सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े और मीर जाफर ने क्लाइव को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि भी प्रदान करवाई थी। अगला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिराजुद्दौला को 1757 में किसने पराजित किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेकर सिराजुद्दौला को पराजित किया था। दोस्तों, बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। ब्रिटिश इतिहासकार पर्सियल स्पीयर ने इस काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया है और मीर कासिम ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टन रीनहार्ट, जो कि समरू के नाम से प्रसिद्ध था, उसको नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सूबेदार ने 1698 में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी? तो सही उत्तर है अजीम उस शान ने। दोस्तों, बंगाल के मुगल सम्राट ने सूबेदार ने 1698 में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी दी थी।
दोस्तों मैकाले लिखता है कि कंपनी का प्रत्येक सेवक अपने आप को स्वामी समझता था और स्वामी अपने आप को कंपनी का रूप समझता था। 20 फरवरी 1765 की संधि के अनुसार नजमुद्दौला को अपनी अधिकांश सेना भंग करना था और बंगाल का शासन एक नायब सूबेदार के सहारे चलाना था। बंगाल में 1765 में द्वैध शासन की नींव क्लाइव ने रखी थी और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? तो सही उत्तर है चार्ल्स नेपियर ने। दोस्तों चार्ल्स नेपियर ने बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहा था। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल होने के समय 3 सैनिक विद्रोह हो चुके थे। देखिए ये है नौसेना का विद्रोह 1849, 1850 और 66वें नौसेना का विद्रोह 1852 में। अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी ने आगरे में बहुत भारी मुद्रालय लगाया था और 1854 में डाकघर अधिनियम पारित होने पर सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्लासी युद्ध 1757 में अपने चरम पर था तब कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? तो उत्तर है मीर जाफर। और मीर जाफर को इसी कार्य के बदले या इसी कूटनीति के बदले बंगाल का नवाब बनाया गया था। बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा, जबकि प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने उसे भविष्य का अग्रदूत कहा था और क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? तो सही उत्तर है 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो अगस्त 1765 में हुई, इसके अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र जो नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिल गए और 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था और निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की थी? तो आप जानते हैं ये वर्ष था सन 1765। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग देखा और इस वीडियो में आपने भारत में विदेशी कंपनियों या विदेशी व्यापारियों के आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में और बंगाल के नवाबों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी तैयारी में कितना मददगार हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।